तो आज हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट पब्लिक एडमिशन का मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिशन। तो इसमें आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पब्लिक एडमिशन मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। ओके, पब्लिक एडमिशन आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्या रहता है। गवर्नमेंट के हमेशा दो काम होते हैं, एक पॉलिसी मेक करना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और दूसरा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। हम करते हैं ना हमेशा, कोई चीज फॉर्मुलेट तो करो, प्लानिंग तो करो। तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है इन जनरल हम बात करें तो पहले पॉलिसी फॉर्मेट करती है, और फिर सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो उसका होता है उसको एग्जीक्यूट करने का, इम्प्लीमेंट करने का। आप लोग कभी प्लानिंग करते हो ना कहीं ट्रिप पे जाने की, तो हमेशा प्लानिंग करते रहते हो, गोवा जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, पर कभी जा पाते हो? प्रॉब्लम आती है एग्जीक्यूशन। यही हमारे गवर्नमेंट की प्रॉब्लम हमेशा से रहती थी पहले, कि पॉलिसी हम बहुत अच्छी बनाते थे, पर कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस। अगर आप कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह एरा जो था गवर्नमेंट का, उसमें आपको ये बहुत ये प्रॉब्लम मिलेगी, पॉलिसी पैरालिसिस। ये पॉलिसी अच्छी बन तो रही है, पर जैसे ही हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो फेल हो जाती है। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है, कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये पूरा डील करता है कि हम ऐसा क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्या करें कि हम सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। हम कहते हैं कोई सरकार गिर गई, जैसे अफगानिस्तान में आप देखोगे कि सरकार गिर गई थी कुछ साल पहले, तालिबान आ गया था। तो क्या वजह थी? वजह ये थी कि वहां की जो गवर्नमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इनएफिशिएंट था, वो करप्ट था। तो जहां जहां पे जो गवर्नमेंट गिरेगी वो इस वजह से, क्योंकि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनएफिशिएंट है, वो करप्ट हो गया है, इसलिए सरकार गिर गई। जैसे अभी नेपाल में कुछ कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, जो जेनजी प्रोटेस्ट हुए थे, सरकार गिर गई थी। ऐसे ही हमने श्रीलंका में भी देखा, हमने म्यांमार में देखा, क्योंकि हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे बहुत बात करते हैं, हम फॉर्मुलेशन की बहुत बात करेंगे, पर ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी कोई बात नहीं करता। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये साइंस ये डेवलप ही इसलिए की गई है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हम एफिशिएंट बना सकें, कैसे इफेक्टिव बना सकें, कैसे प्रोडक्टिव बना सकें, ताकि हमारी सरकार ना गिरे। तो इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सिस्टम थ्रू विच गवर्नमेंट, याद रखना गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्लान्स, ऑर्गेनाइजेस, डायरेक्ट कंट्रोल्स एंड डिलीवर्स व्हाट व्हाट डिलीवर्स पब्लिक पॉलिसी एंड सर्विसेज। हम ये जरूर जानते हैं कि गवर्नमेंट का काम सर्विस डिलीवरी करना है। हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखते हैं, बस, ट्रेन, फ्लाइट्स वगैरह, कोई भी मनरेगा स्कीम वगैरह, तो वो सर्विस है एक, उसको सिर्फ बनाना ही नहीं, उसको डिलीवर भी करना। ठीक है। इसके कुछ और भी है डेफिनेशन छोटी छोटी, जो आपको पता होनी चाहिए। इट इज गवर्नमेंट इन एक्शन, कि गवर्नमेंट एक्शन में जो कर रही है, जो आपको दिख रहा है होते हुए, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इट इन्वॉल्व्स पॉलिसी मेकिंग एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन। इट इन्वॉल्व्स बोथ, लॉ मेकर सिर्फ लॉ बनाते हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट करना, रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर, और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारा काम इम्प्लीमेंटेशन में आता है। तो ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये पूरी साइंस है कि हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, व्हाट इट एम्स पब्लिक वेलफेयर। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। ये कुछ नाम है, उनकी डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यूजीसी में बहुत एक सिंपल पेपर है, उसमें बहुत बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है। सो हम सबसे पहले ये जो है वुडरो विल्सन, इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनको जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन का, तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ये एक्स यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं,
ये पहले थे जिन्होंने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि डिटेल्ड और सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन, मैं वापस बात कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। आज भी अब हम हमारे देश में बात करेंगे तो लॉज की कमी नहीं है। लॉज रूल बुक में आईपीसी सीआरपीसी, जिसका नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता कर दिया गया है, उसमें सब कुछ मेंशन है कि अगर किसी ने कोई गलत किया है तो उसको कितने टाइम की, कितने साल की सजा होनी चाहिए, कैसी सजा होनी चाहिए, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट कब होनी चाहिए, तो है। पर वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पे, ये एग्जीक्यूशन। तो आपको ये डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए अगर आपसे पूछे व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इट इज द डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। अब बात करते हैं एलडी वाइट की। एलडी वाइट क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी हमारी पूरी एक यूनिट है, यूनिट नंबर 8। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, इसको आप अभी के लिए इतना समझो कि जो पॉलिसीज पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है उसको पब्लिक पॉलिसीज कहा जाता है। ठीक है, कुछ समझ में आया आपको? चलो फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नीग्रो एंड नीग्रो। पब्लिक एडमिशन इज अ कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट इन परसूट ऑफ पब्लिक गोल्स। तो क्या है, ये नीग्रो बात करते हैं कि ये जो है पब्लिक एडमिशन, ये कोऑपरेटिव मतलब लोगों का कोऑपरेशन, एक ह्यूमन एफर्ट है, ठीक है, पब्लिक गोल्स के लिए। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेचर, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आता है मल्टी डिसिप्लिनरी। तो मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है कि बहुत सारे डिसिप्लिन। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये किसी एक डिसिप्लिन से निकला हुआ नहीं है, ये बहुत ही यंग डिसिप्लिन है, ठीक है, बहुत ही यंगेस्ट एक डिसिप्लिन है। और ये किस किस से बना हुआ है, ये बना है आपके पॉलिटिकल साइंस से, लॉ, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इट यूजेस इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पे, दैट इज इट इज गोल ओरिएंटेड, फोकसेस ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। मतलब इसका गोल क्या है, इट इज पब्लिक इंटरेस्ट। हमेशा याद रखना, सरकार का गोल ये होता है कि हमें पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें। हम कोई भी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं तो उसका गोल क्या है कि लोगों की सुविधा के लिए, लोगों के फायदे के लिए, ठीक है। और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो अब तक हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है हमने। एक मल्टी डिसिप्लिनरी है कि हमने कुछ कुछ चीजें जो हैं हर एक जगह से ली गई है। मैनेजमेंट, देखिए जैसे हम एमबीए करने जाते हैं तो हम बोलते हैं मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो प्राइवेट मैनेजमेंट के लिए होता है, बिजनेस में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट थिंग्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट। तो हमने कुछ चीजें कॉमन आपको मिलेगी, जब हम प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, पर्ट सीपीएम आपको कॉमन मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस में भी पब्लिक पॉलिसी हिस्सा होता है एक, ठीक है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपने यहाँ पे लॉ भी पढ़ा। इकोनॉमिक्स भी है, सोशलॉजी, साइकोलॉजी भी रहता है, तो मल्टी, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। गोल क्या है इसका कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करें। चाहे कोई सी भी कंट्री हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, डिक्टेटरशिप हो, मोनार्की हो, सबका जो गोल रहता है वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी रहता है। फिर ये क्या होगा, ये मीडियम हो गए बाकी जितनी भी डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब आते हैं अगले, कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट। कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज टीम वर्क, ऑफिसर्स, एम्प्लॉय, सिटीजंस, एनजीओ। तो हम जो बात करते हैं कि अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, आप सोचो कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम है, नहीं, सिविलियंस का भी काम है। आपके सीएसओ होते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका मीडिया भी आता है,
आपके एनजीओज भी आते हैं और पर्सन्स इंडिविजुअल भी आते हैं, तो सब मिलकर काम करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान है, तो आपको बहुत बार सेलिब्रिटीज भी मिलेंगी जो कि कहेंगे कि अपने देश साफ रखो, अपने गली मोहल्ला साफ रखो। ठीक है। क्योंकि देश में कोई भी चीज अच्छी करना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हम सबका काम है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट होता है, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, आपके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, आपके एनजीओ होते हैं, और आपका पीवीपी, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, आप जितने भी टेंडर देखेंगे, प्रोजेक्ट देखेंगे, वो आजकल यूजुअली किसी प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं, जो काम करता है, जो हेल्प करता है सरकार को वो काम अचीव करने में। ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इन नेचर। सो पॉलिटिकल इन नेचर इज पॉलिसीज कम फ्रॉम इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स इम्प्लीमेंट देम। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होते हैं, हम किसको सरकार को चुनते हैं, सरकार कोई भी हो सकती है, हम गवर्नमेंट को चुनते हैं। गवर्नमेंट काम लॉ फॉर्मुलेट करने का है, पर इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव्स का। तो वो एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स अपने होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसके साथ जो काम करते हैं, ग्रुप ए, बी, सी, डी, वो करते हैं ना सरकारी नौकरी की तैयारी, क्योंकि वो परमानेंट होते हैं। सरकार जो है हम 5 साल के लिए चुनते हैं, 5 साल बाद वापस उसी सरकार को चुन सकते हैं, कोई नई सरकार चुन सकते हैं, पर ब्यूरोक्रेट्स वहीं के वहीं रहेंगे। तो इनका काम होता है इन ब्यूरोक्रेट्स का, ये सारे गवर्नमेंट का क्या, इम्प्लीमेंट करने का। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन। ओके। अब बात करते हैं अगला, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब बहुत सिंपल है, दैट गवर्नमेंट नेवर स्टॉप फंक्शनिंग। गवर्नमेंट हमेशा फंक्शन रहती है। देखिए हमारे देश में इमरजेंसी लग चुकी है, पर तब नहीं गवर्नमेंट बैठ गई थी, काम करना बंद कर दिया था। अब मार्शल लॉ कभी ऐसे लगानी है नाम, कभी सोचते हैं। तो गवर्नमेंट हमेशा वर्क करती रहती है, चाहे ऐसा कि इलेक्शन चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो यहाँ पे है गवर्नमेंट हमेशा एक एक्शन मोड में रहती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पब्लिक एडमिशन एडमिशन हमेशा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हम हमेशा आने वाले टाइम के लिए भी हम पॉलिसीज बनाते हैं कि 2047 तक ये अचीव करेंगे, और काम वो चलता रहेगा, इलेक्शन अपनी जगह चलते रहेंगे, पर वो काम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है। सो पब्लिक एडमिशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब अगले पॉइंट में आते हैं, इट इज सिस्टमेटिक एंड रूल बाउंड। सिंपल, इट फॉलोज लॉज, रूल्स, प्रोसीजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। ठीक है। तो ये तो आपने बहुत सुना होगा, और इससे शायद परेशान भी होंगे कि यार ये यहाँ पे ना काम हो नहीं हो, लॉज पूरे फॉलो हो, रूल्स पूरे फॉलो हो, रेगुलेशंस हो, प्रोसीजर्स हो। तो पब्लिक एडमिशन आप कहते हैं ना, जैसे आपको कोई काम करना है तो आप कभी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, वो कहते हैं फॉर्म 14 लेके आइए, फॉर्म 18 लेके आइए, हैं ड्राइविंग लाइसेंस की 2 कॉपी दीजिए, पासपोर्ट की 2 कॉपी दीजिए। तो गवर्नमेंट एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है, ताकि लोगों की सहूलियत के लिए कोई गलत व्यक्ति उसका आपका अधिकार ना छीने, वो फैसिलिटेट किया जाए आपको। और लास्ट जो आती है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। हम जो आज क्वेश्चन करते हैं सरकार को कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं नहीं हो। सरकार कितना अच्छा काम कर लीजिए, पर जब ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कि कुछ गलत हो जाए, जिम्मेदार कौन? आप कहोगे सर आप क्या बना रहे हो, अकाउंटेबिलिटी तो आप कह रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पर ये तो हमें दिखती नहीं है। कोई चीज प्रैक्टिस में नहीं दिख रही, इसका मतलब है नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि है नहीं, हमें यही तो इम्प्लीमेंट करना है। आप कल को ऐसी पॉलिसीज बनाओ कि इम्प्लीमेंटेशन हो, अकाउंटेबिलिटी हो उनकी। आप अगर किसी सरकारी नौकरी में जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रोड सही बनी नहीं बनी, पुल सही बना नहीं बना, ट्रेन टाइम पे आई नहीं आई, अकाउंटेबिलिटी तो चाहिए। जिस दिन आपने ये अकाउंटेबिलिटी में इंश्योर कर दिया, उस दिन आप कहोगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सही से वर्क कर रहा है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी। उसको अकाउंटेबल रखने के लिए हमने क्या क्या किया, हमने बहुत कुछ किया। हम आरटीआई लेके आए, हम लेके आए सोशल ऑडिट, हम लेके आए हैं सिटीजन चार्टर। अब आप कहोगे सर ये क्या क्या होता है, अरे भैया होते हैं, पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। अब ये आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप बहुत सिंपल है। मीन्स ऑल एक्टिविटीज फॉल अंडर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कि वो क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड होती है। मतलब व्हाट डज गवर्नमेंट डू, हाउ डज इट डू, व्हाट डज इट, विद व्हाट टूल्स एंड प्रोसेसेस। मतलब सरकार करती क्या है, अगर आपको कोई बोलना पड़े सरकार करती क्या है, तो मतलब वो दायरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का दायरा कितना बड़ा है, क्या करती है, कैसे करती है, कौन कौन से टूल्स और प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है ब्रॉड स्कोप, जिसमें कहा गया था, ये सबसे पहले प्रोपोनेंट थे डिमॉक एंड डिमॉक। इन्हें ना इंटीग्रल व्यू होता था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन टू अचीव पब्लिक पॉलिसी। इन्होंने बहुत बड़ा दायरा दे दिया था कि सरकार का काम पॉलिसी मेकिंग का भी है, प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब जो लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना, ऑपरेशन का काम भी, बजटिंग का काम भी, मेंटेनेंस, सर्विस डिलीवरी, सब कुछ। तो ये ब्रॉड स्कोप है, आपको सिर्फ प्रोपोनेंट ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा सवाल नहीं आते। ठीक है। और ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बेसिक बेसिक तो आप समझ गए होंगे, पॉलिसी मेक करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज वगैरह। चलते हैं नैरो स्कोप पे। नैरो स्कोप जो है मैनेजरियल व्यू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ओनली मैनेजरियल फंक्शंस। ये यहाँ पे बात करते हैं कि सिर्फ मैनेजरियल फंक्शन है, सारे ऑपरेशन नहीं है। ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो डिमोक जो बता रहे थे, वो कह रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी मेकिंग भी है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, मैनुअल वर्क, टेक्निकल वर्क, सब कुछ है। ठीक है। पर जब मैनेजर व्यू की बात करते हैं, तो इसमें आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग ये रहता है। मतलब इसमें मैनुअल वर्क, टेक्निकल वर्क नहीं रहता, इसमें फील्ड लेवल ऑपरेशंस नहीं होते। ठीक है। तो इसी का एक एग्जांपल था, इसके जो प्रोपोनेंट थे बहुत बड़े फेमस रहे हैं, गुलिक और ऑर्बिक। इसका एक एग्जांपल है, इसका इन्होंने पोस्ट कॉर्प दिया है, विच एक्सप्लेन्स द फंक्शनल स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें सबसे पहले आता है पी, प्लानिंग। इसमें होता है डिसाइडिंग व्हाट टू डू, क्या करना है। ठीक है। फिर आता है आपका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली होता है स्ट्रक्चर। आपके, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड जो है ना वो ऑर्गेनाइजिंग से बने हैं। तो आपका स्ट्रक्चर की हायरार्की क्या होगी। ठीक है। हायरार्की में आपकी बहुत बार अपना मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, हम पढ़ेंगे। स्टाफिंग, स्टाफिंग में आपका एचआर हो जाता है, डायरेक्टिंग में आपका लीडरशिप, कोऑर्डिनेटिंग में इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज, सारे कौन कौन से एक्टिविटीज हो, इंटीग्रेशन। ये कोऑर्डिनेटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि बहुत बार क्या होता है, जैसे आपने एक रोड बनाई, रोड बनाने के बाद आप देखोगे यार ये रोड अभी नहीं थी, इसमें गड्ढा क्यों कर दिया। क्योंकि एक डिपार्टमेंट का काम था रोड बनाने का, दूसरे डिपार्टमेंट का काम था कि उसके अंदर पाइपलाइन, सीवेज की पाइपलाइन डालना, उसको पता ही नहीं है। तो वो रोड वापस गड्ढा खोदेगी। और प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी यहाँ पे अपनी कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग मैंने आपको बता दिया, लीडरशिप होती है। ठीक है। जैसे लीडरशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बहुत बार सीईओ बोलते रहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। बहुत बार टास्क बेसिस पे होते हैं, छोटे छोटे लीडर्स बनाए जाते हैं। ठीक है। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग में होता है कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। और फिर आखिरी में आपका आता है बजटिंग। बजटिंग इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम देखते हैं हर साल हमारा बजट आता है, और क्या पूरी दुनिया भर में ऐसा होता है, मल्टी ईयर बजटिंग भी होती है। ठीक है। जीरो बेस्ड बजटिंग, सब कुछ पढ़ेंगे। तो इन्होंने ये कहा था कि इंटीग्रल जो व्यू था, ब्रॉड स्कोप जो था, इसमें कहा था डेमो एंड डेमो कि सारे काम जितने भी इंक्लूड हो रहे हैं ना पब्लिक पॉलिसीज के लिए, वो सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये ब्रॉड स्कोप है। ठीक है। कोई जैसे आप हॉस्पिटल खोल रहे हो तो उसको कैसे रन करना है। ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, रनिंग अ हॉस्पिटल, उसकी पॉलिसी फॉर्मेट करना, स्टाफिंग देखना, प्रोक्योरमेंट देखना, पेरोल देखना,
पेशेंट केयर, मेंटेनेंस, ऑडिट, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये ब्रॉड स्कोप बोलता है। पर जब उर्विक और बुली का है, तो इन्होंने कहा नहीं, हमें सिर्फ मैनेजिंग फंक्शंस पे ध्यान दें। तो इसमें जो फील्ड वर्क आएगा या टेक्निकल वर्क आएगा वो इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, तो ये सारे क्लरिकल जॉब्स हैं। तो नैरो स्कोप, तो जो मैनेजरियल व्यू है ये एक नैरो स्कोप कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न स्कोप। मॉडर्न स्कोप जो है गवर्नेंस व्यू। जैसे 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो उन्होंने इसी चीज की बात की कि हम ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, क्योंकि हमारी सरकार कम से कम होगी, हमारा काम दिखना चाहिए, हम गवर्न अच्छा करें। तो उसमें ई गवर्नेंस आ जाता है कि आप आजकल ऑनलाइन जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हो। सरकार आपको कितनी डिजिटल बेनिफिट दे रहे हैं। ये जो डिजिटल इंडिया है, ये आपका एक ई गवर्नेंस है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आजकल कितना सब कुछ हो रहा है। टेंडर के जरिए ऑनलाइन आप टेंडर एलोकेट भी करते हो। ठीक है, तो पीपीपी मॉडल्स जो है, ये 90s और 2000s के बाद आए। इसलिए इसको मॉडर्न स्कोप बोला जाता है। फिर आता है आपके नेटवर्क एंड सिविल सोसाइटी। तो अपने सिविल सोसाइटीज हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, थिंक टैंक्स। आप कभी अखबार पढ़ते होगे तो उस पर किसी रिसर्च सेंटर जो होता है उनको बेसिकली थिंक टैंक्स भी बोलते हैं। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट केपीआईज होते हैं। और मेन तो सरकार का काम होता है सर्विस डिलीवरी। ये सर्विस डिलीवरी क्यों यहाँ पे गवर्नेंस में कहा गया है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें आज लग रहा है कि सर्विस डिलीवरी है। ये तो पहले स्टार्टिंग में जब सर्विस सेक्टर नहीं था, तो हमारा मेनली जो सरकार का काम था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सिर्फ क्या था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। पर सरकार ने कहा नहीं, हमें और भी काम करने पड़ेंगे। हमने पीएसयूज फॉर्मुलेट किए। फिर हमने कहा नहीं, हमें सर्विस देनी पड़ेगी लोगों को घर घर जाकर। सरकार का काम सर्विस दे दी, ये सबको सरकार को समझ में भी आया। डीएसएल इसलिए निकली थी। ठीक है, दिल्ली सरकार ने एक बार स्टार्ट किया था कुछ सालों पहले कि आप घर घर जाके आपको आपके घर पे ही आपको सारे आपके आधार वगैरह मतलब 50 ऐसे इन्होंने निकाले थे डॉक्यूमेंट जो आपके घर पे ही मिल जाएंगे आपको। तो क्या कर रही है सरकार इस मामले में, सर्विस डिलीवरी कर रही है। आपके घर में सिलेंडर आता है, सिलेंडर लेने कहीं नहीं जाते, वो क्या है, एक सर्विस डिलीवरी तो है। ठीक है, तो हम जो जो पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे कि हम यही पढ़ेंगे कि सर्विस को और कैसे बेहतर बनाया जाए। ठीक है, अब कहते हैं कि स्कोप को एक्सपेंड क्यों किया गया। हमने जब ब्रॉड स्कोप किया फिर हमने उसको नैरो कर दिया, मैनेजमेंट फंक्शंस ही होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर हमने गवर्नेंस में हमने देखा कि ई गवर्नेंस आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आई। क्यों, इसलिए ताकि सरकार को समझ में आया कि वेलफेयर सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे भी लोग हैं, सिटीजन हैं जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं थ्रू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू एनजीओ, थ्रू मीडिया। मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है, ताकि आप तक वो जानकारी पहुंचाए कि सरकार आपके लिए यही कर रही है, क्या आपको पता है। अखबार में आप देखते हो कि सरकार की इतनी सारी ऐसी स्कीम से लोगों को फायदा मिलता है। तो अखबार क्या है, मीडिया ही तो है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। तो स्कोप क्यों एक्सपेंड किया गया है कि सरकार को पता, ये समझ में आया कि हमारी वेलफेयर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए किया गया। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिन पर दिन बढ़ती गई। पहले तो लोगों को सिर्फ ट्रेन बस चाहिए था, फिर लोगों को फ्लाइट्स भी चाहिए, अब लोगों को मेट्रो चाहिए, फिर रैपिड ट्रांसिट चाहिए। तो सरकार को समझ में आ रहा है ना कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है। पूरी दुनिया में रैपिड ट्रांसिट मेट्रो चल रही है, इंडिया में क्यों नहीं। फिर हम हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं। तो इसमें उनको हेल्प चाहिए होती प्राइवेट सेक्टर की भी। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड्स लोगों की बदली है। ये कब से हुआ है, जब से आईटी सेक्टर का इमर्ज हुआ है। फिर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, एक टाइम पे कंप्यूटर आए थे, 3G 4G 5G, लैपटॉप्स आने लग गए। आजकल जमाना है एआई का, आईओटी का। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है। इसके बाद बात होती है डिसेंट्रलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, कैसे डिसेंट्रलाइज किया गया, ग्लोबलाइज। इसके लिए हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि एलपीजी रिफॉर्म्स क्या हुए थे 1990s में, जब यूएसएसआर डिसॉल्व हुई थी।
डिसइंटीग्रेट हुई थी। तब हमारा ऐतिहासिक बिल जो उस वक्त के फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में। उसके बाद से आप देखोगे जो इतनी सारे एमएनसी जो आई हैं इंडिया में, ये तब से हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ था, हमने अपने ट्रेड पॉलिसी को कैसे लिबरेट किया था, हमने टैक्सेस कैसे कम किए थे। ठीक है। तो इसलिए हमने स्कोप क्यों एक्सपेंड किया, हम ये समझना चाहेंगे इसको पूरा। कि सिटीजन्स ने ट्रांसपेरेंसी डिमांड की, जो हमने अभी मैंने बोला कि आरटीआई आया, सोशल ऑडिट आया। सिटीजन्स कहने लगे नहीं, करप्शन है आपके, आप जो पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हो, इतना बजट पास कर रहे हो आप, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शन हो रहा है। फिर इंक्रीज इन रेगुलेटरी बॉडीज। पहले सारे काम यूजुअली आरबीआई के अंडर आते थे, पर हर्षद मेहता स्कैम के बाद समझ में आया कि नहीं, कुछ काम किसी भी सेक्टर के ही है। स्टॉक मार्केट अपना सेबी देखता है, टेलीकॉम अपना ट्राई देखता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें एनजीटी देखता है। तो हर एक हमने स्पेशलाइज बॉडीज बना रखी हैं। फिर हम आखिरी में पढ़ेंगे, अभी ईआरसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन दे रखी है। हम सेकंड ईआरसी रिपोर्ट पढ़ेंगे जो 2005 में आई थी। तो ने कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन धीरे धीरे बदलती रही है। सबसे पहले तो ने कहा सर्विस डिलीवरी, और वो जो डिलीवरी होगी वो सिटीजन सेंट्रिक होगी। सिटीजन को ध्यान में रखते हुए, ब्यूरोक्रेट से गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए नहीं, सिटीजन को ध्यान में रखते हुए कि उन तक वो सुविधा कैसे पहुंचे। उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, और सबसे मोस्ट की अकाउंटेबिलिटी। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, करप्शन, लोगों तक वो सुविधा पहुंचेगी ही नहीं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम वही पॉइंट्स है, मैं रिपीट करूंगा टॉपिक में तो आपको थोड़ा क्लियर हो ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि पेपर में आपको एमसीक्यूज आएंगे तो इसी में से आपको पॉइंट्स आ सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इंप्लीमेंट करना गवर्नमेंट पॉलिसीज। पब्लिक एडमिशन, तो पब्लिक एडमिशन इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन। ठीक है। मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, फैसिलिटेट्स फैसिलिटेट्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इंश्योर्स पब्लिक वेलफेयर, वेलफेयर स्टेट रोल। वेलफेयर स्टेट के क्या क्या रोल होते हैं, 1960s में ये क्या अप्रोच आई थी, ये हमें समझना पड़ेगा। फिर डिलीवर्स पब्लिक सर्विसेज, सर्विस डिलीवरी फंक्शन, प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स। आजकल आप देखेंगे हर साल कोई ना कोई साइक्लोन आता है, मोस्टली आपको उड़ीसा की साइड मिलेगा। तो सरकार को पहले ही पता रहता है, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट और क्राइसिस के लिए पहले से ही प्रिपेयर करती है अपने आप को। तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, ताकि उसको प्रिवेंट किया जा सके या उसको मिटिगेट किया जा सके, रिस्पॉन्स किया जाए, ताकि कम से कम जान जाए, जान माल का कम से कम नुकसान हो। तो ये सिग्निफिकेंस थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो हमने टेक्नोलॉजी बनाई कि हमें पता लगा कि अच्छा ऐसा साइक्लोन आने वाला है, इस गति से आएगा, इस तारीख पे आएगा। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का इसमें क्या क्या यूज किया, तो हम पढ़ेंगे इस चीज को। फिर प्रोवाइड कॉन्टिन्यूटी इन गवर्नमेंट, एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसको हम हर टॉपिक में कहीं ना कहीं कम, कहीं ज्यादा, पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मैनेजेस पब्लिक फाइनेंस। ठीक है। तो हमारे अब तक के सारे टॉपिक हो गए। आप अब चाहे तो गवर्नमेंट अपना जो वीडियो है इसको पॉज करके वापस अब रिवाइज कर सकते हैं। फिर हम आएंगे एमसीक्यूज पे, कि कुछ एमसीक्यूज है जिसमें कुछ कुछ पीवाईक्यूज भी मिलेंगे आपको। तो एक होता है पॉस्ट कॉप, जो हमें हमने अभी भी पढ़ा है। पॉस्ट कॉप एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द। तो आप बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इंटीग्रल व्यू, गवर्नेंस व्यू, मैनेजरल व्यू, कंपेरेटिव व्यू। तो इसका आंसर देखिए, इंटीग्रल व्यू तो ब्रॉड स्कोप था। गवर्नेंस व्यू अभी जो आया है मॉडर्न एरिया में, ये है इसका आंसर, मैनेजरियल व्यू। ठीक है। तो पॉस्ट को बताता है कि जो सारे फंक्शंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होते, हमें सिर्फ मैनेजरियल फंक्शंस ही देखने हैं। हम उसमें फील्ड वर्क नहीं देखेंगे, हमें टेक्निकल वर्क, क्लरिकल वर्क नहीं देखना। हमें देखना है पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ठीक है। तो ये मैनेजरियल व्यू है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, Postcor was given by which scholars? Taylor and Fayol, Weber and Bernard, Gulick and Urwin, साइमन एंड मार्च। तो आप बताइए, अपने नोट्स वापस पीछे जाके देखिए कि किसने दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलिक एंड उर्विक। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, गुलिक और उर्विक को। आपको ये बताना चाहिए, पॉस्कोप जो है ये स्कोप बताता है, एक मैनेजरियल स्कोप बताता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसमें बहुत बार डायरेक्ट सवाल ही पूछते हैं यूजीसी नेट में, बहुत ही सिंपल आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है।
इसके बाद है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। हु गेव दिस डेफिनेशन? तो आप बताइए डेफिनेशन किसने दी थी इसकी? आपने नोट्स रिवाइज कीजिए, उसमें देखिए। ठीक है, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप। तो सही आंसर है वुडरो विल्सन। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास हमारी वुडरो विल्सन की होगी, ताकि जहाँ हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन का। तो यही वो पहले थे जिन्होंने कहा था कि हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत ध्यान दे रहे हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे नहीं दे रहे। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा नेक्स्ट, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरी कंसर्न विद ए मेकिंग लॉज, बी इम्प्लीमेंटिंग लॉज, सी जुडिशियल रिव्यू, डी पॉलिटिकल कैंपेनिंग। तो हम समझ गए कि मेकिंग लॉज नहीं, इम्प्लीमेंटिंग लॉज, ये है आंसर। मेकिंग लॉज तो फिर पॉलिटिकल साइंस हो जाती है। मेकिंग लॉज इज पॉलिटिकल साइंस कि कैसे आपके लॉज बनने चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? इम्प्लीमेंटिंग लॉज, बी। लास्ट क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शो विच इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप बताइए एक बार अपने, जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से, कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी जो है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शो विच इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस बताता है? मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, या सोशल चेंज। तो जब कोई डिजास्टर हो रहा है तो वो रूल ऑफ लॉ तो नहीं आ रहा उसको मेंटेन करना। ये तो एक्सट्रीम सिचुएशन है, कोरोना एक डिजास्टर मैनेजमेंट थी, एक कोविड सिचुएशन जो थी, तो एक क्या था, एक क्राइसिस था, और उसको मैनेज करना। उसका आंसर क्या है? क्राइसिस मैनेजमेंट। तो क्राइसिस मैनेजमेंट भी जो काम होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। उसकी पॉलिसी फॉर्मुलेट भी करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन काम यूजुअली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उन बॉडीज के होते हैं। ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्यूरोक्रेट होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रिपरेशन सही हुई है या नहीं हुई है। तो ये कुछ पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज थे। आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल बताइए। आप कमेंट सेक्शन में और भी क्वेश्चन दे सकते हैं। मैं हमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स बताऊंगा सिलेबस वाइज, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, और आप मेरा क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन पे। ओके, चलिए, थैंक यू।